बेटा वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर जो है उसको देखना है हमें, सही है। तो यहाँ पर ये अच्छा खासा टॉपिक है तो इसको इतना लिखते हैं, इसके बावजूद डायरेक्टली मैंने यहाँ पर आपके सामने बुक से इसको पढ़ा देता हूँ। जो स्पीड ऑफ एनी मैकेनिकल वेव जो है, जो आपके पास एयर में जो वेव ट्रैवल करती हैं बेटा, बेसिकली दे आर एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव्स, मतलब वो वेव्स जिनको मीडियम चाहिए ट्रैवल होने के लिए, ठीक है। साउंड वेव्स आर बेसिकली एन एग्जाम्पल ऑफ द मैकेनिकल वेव, ठीक है। उसको आप किस किस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, तो पहला तो उसका फॉर्मूला है ई अपॉन डेंसिटी, जिसमें ई क्या होता है, इलास्टिसिटी मॉड्यूलस या फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, उसको हम कह सकते हैं। गैसेस जो बेटा आपके पास हैं उसमें जो साउंड है वो ट्रैवल करता है इन फॉर्म ऑफ कंप्रेशनल वेव्स एंड गैसेस हैव द बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब जब साउंड ट्रैवल कर रहा है गैसेस के अंदर से वो, तो वो कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन के थ्रू चल रहा होता है, मतलब पार्टिकल्स करीब आते हैं फिर दूर चले जाते हैं, कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन की वजह से जो गैसेस के अंदर वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो इस तरह से आपके पास वेव्स की शक्ल में ट्रैवल करती है। और गैसेस का क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। तो यहाँ पर हमने इलास्टिसिटी कौन सी रख दी, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी खुद किसके बराबर होती है, खुद वो बराबर होता है बेटा आपके पास स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के। अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछा जाए तो व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये किसके बराबर हो गया, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब जो न्यूटन है बेटा उसने क्या कहा था, उसने प्रूफ किया कि जो एयर में जो वेव्स ट्रैवल कर रही है वो आइसोथर्मल मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब ये प्रोसेस आइसोथर्मिक है। क्या है ये, आइसोथर्मिक। तो यहाँ पर उसने क्या किया, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की जगह पर उसने पी को प्लेस कर दिया, मतलब इसमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा और स्पीड ऑफ साउंड किसके बराबर आएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन डेंसिटी। एस टी पी के ऊपर जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, एच डी जी अपॉन डेंसिटी के। यहाँ पर जो स्मॉल डी है बेसिकली दिस इज द डेंसिटी ऑफ अ मरकरी, ठीक है। और इसके नतीजे में इस फॉर्मूले को पूरा प्लेस करके जो उसने वेलोसिटी निकाली वो निकला 281 मीटर पर सेकंड, जबकि एक्सपेरिमेंटली तौर पर क्या निकलता है 332 मीटर पर सेकंड। तो अगर आपसे पूछे कि करेक्शन जो है वो किसने की थी या कितने परसेंटेज जो है, लेप्लास ने बेसिकली तौर पर न्यूटन का जो फॉर्मूला था, न्यूटन ये कहता था कि एयर के अंदर जो वेव्स हैं वो मैकेनिकल वेव्स जो आपके पास हैं ये ट्रैवल करती हैं इन द फॉर्म ऑफ रेयर फैक्शन एंड कंप्रेशन की शक्ल में ट्रैवल करती हैं। और यहाँ पर जो आपके पास इलास्टिसिटी मॉड्यूलस होता है एयर का, वो क्या होता है असल में आइसोथर्मल मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, मतलब ये आइसोथर्मिक प्रोसेस होता है बेसिकली, ठीक है। एयर में जो कंप्रेशन और रेयर फैक्शन आती है तो जो मॉड्यूलस होता है एयर का वो क्या कहलाता है, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और ये प्रोसेस आइसोथर्मिक होता है तो इसलिए हम इस इलास्टिसिटी मॉड्यूलस को क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कह सकते हैं। जिस फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो हमारे पास जो फॉर्मूले का आंसर निकलता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड निकलती है, वो कितनी निकलती है 281 मीटर पर सेकेंड, बट एक्सपेरिमेंटल कितना होता है 332, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू में डिफरेंस है। तो एमसीक्यू ये आता है कि हाउ मेनी परसेंटेज डिफरेंस आर देयर, तो 16% जो है वो डिफरेंस है एक्चुअल वैल्यू में और वो वैल्यू में जो कि यहाँ पर न्यूटन्स के फॉर्मूले से हमने कलेक्ट किया है। तो लेप्लास बेसिकली तौर पर इस फॉर्मूले को करेक्ट करता है और ये कहता है कि ये जो प्रोसेस है कंप्रेशन रेयर फैक्शन का, जो कि एयर के अंदर जब साउंड वेव ट्रैवल कर रही है तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता बल्कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है। ये आइसोथर्मिक प्रोसेस नहीं है बल्कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। और इसके नतीजे में वो जो फॉर्मूला निकालता है वो ये निकालता है कि यहाँ पर जो आपने आइसोथर्मल मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी लिया था, यहाँ पर आपको क्या लेना है, बल्क मॉड्यूलस असल में आपको लेना है। तो बल्क मॉड्यूलस आप किसके बराबर होता है, इलास्टिसिटी मॉड्यूलस से जब हम गैमा को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आइसोथर्मल मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से जब गैमा मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आइसोथर्मल मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से जब गैमा मल्टीप्लाई होगा तो जो वैल्यू निकलेगी दैट इज कॉल्ड एज अ बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेटा आपके पास जो मॉड्यूलस हमने यूज़ करना है वो आइसोथर्मल मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं बल्कि यहाँ पर कौन सा इस्तेमाल होता है आपके पास, एडियाबैटिक इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ फ्लूइड इस्तेमाल होगा। वो कब इस्तेमाल होगा, यानी कि वो कैसे निकलता है, तो जो आइसोथर्मल मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है उसको हम गैमा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और लेप्लास बेसिकली क्या कहता है कि साउंड वेव डज नॉट प्रोपेगेट इन एयर आइसोथर्मली बट एक्चुअली दे आर मूविंग इन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एडियाबैटिक। और गैमा किसके बराबर होता है, सी पी अपॉन सी वी के। व्हाट इज सी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी
of any substance at constant pressure. What is CV? Specific heat capacity of any substance at constant volume. और एयर के लिए इसकी वैल्यू क्या निकलेगी 1.42. तो हम यहाँ पर अगर मैं रखूँ गैमा की वैल्यू 1.42 और आइसोथर्मस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू यहाँ पर रखूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर निकलेगा जो बेटा वो क्या कहलाएगा एडियाबैटिक इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ फ्लूइड. नीचे रखूँगा डेंसिटी ऑफ एयर और उसको आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या निकलेगा 332 मीटर पर सेकेंड. एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट स्पीड ऑफ द साउंड इंक्रीजेज बाय 0.61 मीटर पर सेकेंड फॉर ईच 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर. एक और चीज़ याद रखो कि जब हम सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना कर देते हैं 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाएगा. क्यों? कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, मतलब कंप्रेशन जब होगी तो पार्टिकल्स के दरमियान में फोर्सेस स्ट्रांग हो रही हैं, जब रेयरफेक्शन हो रहा है तो पार्टिकल्स के दरमियान में फोर्सेस क्या हो रही वीक. तो वेव उसी वक्त आगे बढ़ती है जब कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है. तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन अगर आपके पास कम टाइम में ज़्यादा होने लग जाए, ये कब होगा? कम टाइम में ज़्यादा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी. तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से वहाँ पर हीट एनर्जी बढ़ेगी. हीट एनर्जी बढ़ने से जो दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और रिपल्जन है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, आसानी से साउंड वेव ट्रैवल कर जाएगी. सो फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द एक्सपेरिमेंटली फाउंड वैल्यू इज दैट कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो इंक्रीज हो जाएगा कितना 0.61 मीटर पर सेकेंड या 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इस पूरे टॉपिक में ये बात अहम है कि जो साउंड वेव है वो न्यूटन्स के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं उसको हम साउंड वेव आपके पास न्यूटन्स के अकॉर्डिंग आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाती हैं. जब वो गुजरती हैं तो ये प्रोसेस आपके पास आइसोथर्मल है, जबकि लेप्लास कहता है कि नहीं, आपके पास एयर में से साउंड ऑफ वेव्स का गुजरना ये एडियाबैटिक प्रोसेस की मिसाल है. गैमा पी अपॉन डेंसिटी अंडर रूट की वैल्यू किसके बराबर है? लेप्लास के अकॉर्डिंग है. और इसमें यहाँ पर आपके पास गैमा पी किसके बराबर है? एडियाबैटिक इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ फ्लूइड के बराबर है, ये जिसको आप बल्क मॉड्यूलस भी बोल सकते हैं. ठीक है, अच्छा जी. अब हम देखेंगे बेटा वेलोसिटी ऑफ साउंड के डिपेंडेंस फैक्टर. तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डेंसिटी ऑफ एयर. डेंसिटी ऑफ एयर को बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी और वेलोसिटी को अगर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी डिक्रीज होगी. वेलोसिटी ऑफ साउंड प्रेशर पर इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि वो कांस्टेंट हो जाता है. वेलोसिटी ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, अभी हमने देखा था. V1/V2 अगर हम निकालना चाहें तो T1/T2 से निकाल सकते हैं. और वेलोसिटी किसी भी टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस में आपको दे दिया जाए तो आपने क्या करना है, जो भी वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस होता है प्लस कर देना है किसके साथ? 0.61 T के साथ. ठीक है, तो जो भी आपके पास वेलोसिटी निकालने के लिए कहा जाएगा कि 3 डिग्री सेल्सियस पर निकालो, 4 डिग्री पर निकालो, 5 डिग्री पर निकालो, तो जो 0 डिग्री पर वैल्यू दी जाएगी वेलोसिटी की वो रखोगे यहाँ. जो टेम्परेचर दिया जाएगा डिग्री सेल्सियस में उसको रखोगे, मल्टीप्लाई करोगे 0.61 से, ऐड कर दोगे इस वैल्यू के साथ, VT निकल के आ जाएगा. तो ये डिपेंडेंस फैक्टर वाली बात हो गई. और एक फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया. नाउ नेक्स्ट है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या फिर फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस. सॉरी, फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस कह रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव्स. सही है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या फिर सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव्स. अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ मीन बाय द सुपरपोजिशन. सुपरपोजिशन का मकसद क्या होता है बेटा? जब भी कोई दो वेव्स या उससे ज़्यादा वेव्स किसी भी एक पॉइंट तक पहुंचती है किसी भी एक मीडियम के अंदर, तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है एट दैट पॉइंट ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाय ईच वेव. दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. सबसे पहली बात ये, व्हाट इज मीन बाय सुपरपोजिशन, दो वेव्स के क्रेस्ट और दूसरे के भी क्रेस्ट का और दूसरी वेव के ट्रफ और ट्रफ का अगर आपस में वो दोनों ऐड हो जाते हैं तो जो रिजल्टेंट वेव जनरेट होगी उसका एम्पलीट्यूड बकिया दोनों वेव्स के लिहाज से ज़्यादा बनता है. तो दिस फिनोमेना इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स. जब भी दो वेव्स एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हो, ठीक है, दोनों के लिए वेवलेंथ की वैल्यू बराबर हो लेकिन दोनों के एम्पलीट्यूड की वैल्यू डिफरेंट हो, यहाँ से लेकर ऊपर तक जो डिस्टेंस है दैट इज एम्पलीट्यूड. दूसरे वाले का वेवलेंथ उतना ही है लेकिन उसकी एम्पलीट्यूड ज़्यादा है. वेवलेंथ उतना ही है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक वेवलेंथ उतना ही है जितना कि इसका था, लेकिन इसके और इसके एम्पलीट्यूड में डिफरेंस है. तो दो अलग अलग वेव्स हैं, दोनों क्या हो गए आपस में एक दूसरे के साथ, इस ये जहाँ से स्टार्ट हुआ ये भी वहीं से स्टार्ट हो जाए, या फिर ये जहाँ से स्टार्ट हुआ बिल्कुल एक वेवलेंथ के बाद ये वाला स्टार्ट हो जाए, या फिर दो वेवलेंथ के बाद ये वाला स्टार्ट हो जाए. बस कहने का मकसद ये है कि दो वेव्स का क्रेस्ट और दूसरे का भी क्रेस्ट, एक वेव का ट्रफ दूसरे वाले का ट्रफ जब आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाता है, ठीक है, तो इस फिनोमेना को बेसिकली हम क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कहते हैं.
इट इज़ प्रोड्यूस बाय सुपर पोजिशन ऑफ द टू वेव्स ऑफ द सेम फ्रिक्वेंसीज विच आर ट्रैवलिंग इन अ सेम डायरेक्शन. इंटरफेरेंस, बीट्स और स्टेशनरी वेव्स, ये प्रिंसिपल्स ऑफ सुपर पोजिशन की एप्लीकेशन है, मतलब सुपर पोजिशन की एप्लीकेशन. इंटरफेरेंस कब होता है? सुपर पोजिशन ऑफ द टू वेव्स ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी, दोनों वेव्स की क्या होनी चाहिए? फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए. सही है, मतलब दोनों का टाइम पीरियड जो होना चाहिए वो भी इक्वल होना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्वेंसी बराबर होता है 1/इनवर्स ऑफ टाइम, तो दोनों का 1/इनवर्स ऑफ टाइम या टाइम भी सेम होगा. तो जब दो वेव्स जो सुपर इम्पोज हो रही हैं उनकी फ्रिक्वेंसी सेम हो और दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हो, तो सेम फ्रिक्वेंसी वाली वेव जब आपस में सुपर इम्पोज होती है तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस. बीट्स क्या कहते हैं? टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट इन फ्रिक्वेंसीज, अगर बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस आए फ्रिक्वेंसीज में दो वेव्स के दरमियान, तो उन दोनों की जो सुपर पोजिशन होगी उसे हम क्या बोलेंगे? बीट्स बोलते हैं. व्हाट आर स्टेशनरी वेव्स? These are produced by the two waves of equal frequency and equal amplitude traveling along the same line in opposite direction. बस बात यह है कि फ्रिक्वेंसी दो वेव्स की सेम होगी, दोनों उनका एम्पलीट्यूड भी सेम होगा, यानी कि बस दोनों बिल्कुल एक ही जैसी वेव है, लेकिन एक अगर लेफ्ट से राइट ट्रैवल कर रही है तो दूसरी राइट से लेफ्ट, एक अगर प्लस से माइनस एक्स एक्सिस तो दूसरा माइनस से प्लस एक्स एक्सिस की तरफ ट्रैवल करेगा. तो वो दो वेव जिनकी फ्रिक्वेंसी भी सेम, जिनका एम्पलीट्यूड भी सेम, लेकिन ट्रैवलिंग की डायरेक्शन आर डिफरेंट, तो वे वेव्स क्या कहलाएंगी बेटा? स्टेशनरी वेव्स कहलाएंगी. स्टैंडिंग वेव्स की बेटा हमने बात की कि दो वेव जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम हो, वेवलेंथ भी सेम हो, दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें. सही है, एक का क्रॉस दूसरे के क्रॉस आपके पास जो बस अपोजिट इन डायरेक्शन है, जब वो मूव करते हैं तो उनमें जो वेव जनरेट होती है वो वेव्स क्या कहलाती है? स्टैंडिंग वेव्स कहलाती है. ठीक है. उसके बाद कुछ पॉइंट्स जो अहम है, एम्पलीट्यूड कल हमने पढ़ा था, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस. ठीक है, जो एम्पलीट्यूड होता है वो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस को हम कहते हैं. तो एम्पलीट्यूड इज़ मैक्सिमम एट एंटी नोड्स एंड मिनिमम जीरो एट नोड्स. एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है एंटी नोड पर और नोड्स पर एम्पलीट्यूड क्या होता है? मिनिमम. नोड्स आर द स्टेशनरी पॉइंट्स whereas एंटी नोड्स आर द पॉइंट्स दैट वाइब्रेट्स विद द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. वही वाली बात कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपको कहाँ मिलता है? एंटी नोड्स पर, और बिल्कुल जीरो कहाँ मिलता है? नोड्स पर. टू कंसेक्यूटिव नोड्स और द एंटी नोड्स, जो दो कंसेक्यूटिव नोड्स हैं या फिर दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स हैं, ये कल भी बताया था मैंने कि ये पूरा हाफ वेव लेंथ है. सही है, तो दो नोड्स कह लो या दो एंटी नोड कह लो, इनके दरमियान में डिस्टेंस कितना होता है? λ/2. और एक नोड और दूसरे एंटी नोड के दरमियान में वेवलेंथ कितना फ़र्क होता है? λ/4 का. सही है, ये कंप्लीट एक वेवलेंथ है, ये हाफ हो गया और ये λ/4 हो गया. ठीक है. स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग या फिर फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला, मतलब F1 का फॉर्मूला. सही है, वो किसके बराबर निकल के आता है बेटा? F1 इज इक्वल्स टू 1/12 √T/m. ठीक है. F1 बेसिकली लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है या फिर बेसिक फ्रिक्वेंसी है, जो कि फर्स्ट स्टेशनरी वेव्स जब फॉर्म होती है, मतलब एक क्रस्ट और दूसरा ट्रफ आपके पास जब एक क्रस्ट और एक ट्रफ जब बनता है एक स्टैंडिंग वेव का, तो उस वक्त जो आपके पास पहली फ्रिक्वेंसी जो निकलती है दैट इज़ फर्स्ट फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, जिसे हम बोल सकते हैं या लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी बोल सकते हैं. फर्दर और मजीद फ्रिक्वेंसी अगर आपको निकालनी है तो आप कैसे निकालते हो? F2 इज इक्वल्स टू 2F1, F3 इज इक्वल्स टू 3F1, थर्ड फ्रिक्वेंसी क्या होगी, फोर्थ क्या होगी, फिफ्थ क्या होगी, इस तरह से. ओनली द फॉलोइंग क्वांटाइज फ्रिक्वेंसी ऑफ द ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग कैन बी प्रोड्यूस, इस तरह से. जैसे कि रही फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी. फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी जिसको हम फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं. फर्स्ट हार्मोनिक आपके पास कैसे निकाला जाएगा? जब आपके पास एक नोड और एक एंटी नोड आपके पास बन गया. सही है, तो यहाँ पर आपके ये पूरी डेरिवेशन करने के बाद जो फॉर्मूला निकलता है वो फॉर्मूला क्या निकलता है? F बराबर होता है V/12 के, या फिर इसको हम सॉल्व करते हैं तो F बराबर होता है 1/12 अंडर रूट कैपिटल MG/L ओवर स्मॉल m. कैपिटल M क्या होता है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, G ग्रेविटी, L इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और M क्या होता है? मास ऑफ द स्ट्रिंग. दिस इज द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी फॉर्मूला. सेकेंड हार्मोनिक का मकसद है जब तीन नोड्स और दो एंटी नोड्स बन जाए, तो आपके पास जो हार्मोनिक होगा दैट इज सेकंड हार्मोनिक, और इस पर ही हमारे पास फर्स्ट ओवरटोन हमें मिलेगी. सही है, और यहाँ पर आपके पास हमने क्या करना है? मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज कॉल्ड एज ओवरटोन. ये फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी था, ये उसी का मल्टीपल हो गया तो ये फर्स्ट ओवरटोन कहलाएगा. इसका एक और एक आ जाए सेकंड ओवरटोन, मतलब 1 2 3, 1 2 3 4 हो जाए तो सेकंड ओवरटोन आपके पास कहलाएगा. तो फर्स्ट ओवरटोन, इसके बाद एक और एक सेकंड, इसके बाद एक और एक थर्ड ओवरटोन कहलाएगा. जो सेकंड हार्मोनिक मकसद दो एंटी नोड्स तीन नोड्स आपके पास बन गए, उस वक्त जो फ्रिक्वेंसी होगी दैट इज़ 2F1. मतलब फर्स्ट ओवरटोन की फ्रिक्वेंसी निकालो या सेकंड हार्मोनिक की फ्रिक्वेंसी निकालो,
तो फिर आपने क्या लगाना है, F2 इज इक्वल टू 2F1 लगाना है। फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी V/12 से निकालेंगे या 1/12 m√mg/L/m से निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे 2 से मल्टीप्लाई F2 आ जाएगा। थर्ड फ्रिक्वेंसी मतलब जब आपके पास दो ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन बनेगा, मतलब एक दूसरा तीसरा फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, मतलब 3 फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज के बराबर सेकंड ओवरटोन होता है, मतलब F3 होता है, F3 बराबर है 3F1 के। सही है। और नोड्स और एंटी नोड्स कैसे निकालेंगे, किसी भी एक स्टैंडिंग वेव में जितने नोड्स बनते हैं हमेशा उससे एक कम एंटी नोड बनता है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, n इज इक्वल्स टू नोड्स टोटल -1। ठीक है। इसमें से सॉल्यूशन वैसे F1 की सबसे ज़्यादा अहम है, सही है, यानी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, या फिर F2 आपको दिया जाएगा, बोला जाएगा फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी निकालो, या फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी दी जाएगी, बोला जाएगा F2 या F3 निकालो। इसके अलावा नोड और एंटी नोड का फॉर्मूला एक दूसरे के बराबर कितना है, फर्स्ट ओवरटोन किसको बोलते हैं, सेकंड ओवरटोन किसको बोलते हैं, थर्ड ओवरटोन किसको बोलते हैं। फर्स्ट हार्मोनिक फर्स्ट फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी को बोला जाता है, सेकंड हार्मोनिक थर्ड हार्मोनिक से क्या मुराद है, सेकंड हार्मोनिक होगी तो कौन सा ओवरटोन होगा, फर्स्ट ओवरटोन होगा, फिफ्थ हार्मोनिक होगी तो कौन सा ओवरटोन होगा, फोर्थ ओवरटोन होगा। ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है।